नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे खबर। दोबारा रानी पोखरी में मुख्यमंत्री ने दी मिलन केंद्र की सौगात। ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने रखी नींव। मिलन केंद्र की क्षेत्र में थी बहुत आवश्यकता। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक, तय समय पर होगा महाकुंभ, भव्य और दिव्य बनाने पर जोर। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा। नैना देवी मंदिर परिसर के मंडप में प्राण प्रतिष्ठा। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान। केदारनाथ धाम में पुनः संरक्षित की जाएगी ब्रह्मवाटिका। भगवान शिव का प्रिय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल चढ़ाने से शिव होते प्रसन्न। कांग्रेस सेवा पर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव से की मुलाकात। स्वास्थ्य सेवाएं न सुधरने पर दी चेतावनी। देहरादून समेत 8 जिलों से में भारी बारिश की चेतावनी। गंगोत्री धाम में उफनाई गंगा भागीरथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का 3.5 साल बाद भी विस्तार न होने से अब बीजेपी विधायक भी खुद खाली पड़े 3 पदों को भरे जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि मैंने चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव में हराया, ऐसे में मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी जिम्मेदारी मिले, लेकिन इसका निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। इस दौरान राजेश शुक्ला ने कहा कि किसी को भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन पदों को खाली न रखा जाए। यदि मौजूदा समय में भी खाली पड़े तीनों पदों को भरा जाए तो भी काफी समय है। आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्य हिमाचल और मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये विषय तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का है। मैं मुझ समय हर विधायक चाहता है मंत्री बनूं, कौन नहीं चाहेगा। मैं तो मुख्यमंत्री को हरा गया, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन ये सिस्टम है, पार्टी सब चीज़ों को देखती है, सब चीज़ों को समझती है, क्षेत्रवार चीज़ों को देखती है, जातिवार चीज़ों को देखती है, कहाँ से प्रतिनिधित्व हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। कई कमिटमेंट्स भी होते हैं जिनको निभाने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में से जो भी हाईकमान का निर्णय होगा शिरोधार्य होगा। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि रिक्त नहीं रहना चाहिए। रिक्त रहने की बजाय आप किसी को भी दें, कम से कम 3 लोग आज मंत्री होते तो वो तीनों भी अपनी परफॉर्मेंस देते। को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव अमित तेगी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है और कोई तैयारी सरकार ने नहीं की है। राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए ऐसा लगता है कि राज्य में सामाजिक फैलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चैंपियन की घर वापसी को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चैंपियन ने जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता को गाली देने का काम किया है, उससे बीजेपी के चाल चलन का पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से आम जनता के दिलों में अपनी जगह बना रही है। हालांकि प्रीतम ने कहा यहाँ पार्टी का अंदरूनी मामला है कि उन्हें कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के अंदर अब कौन सा गुण देख लिया है जो उन्होंने चैंपियन के घर वापसी की है। तुम तो पीछे हो। चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उनके कृत्य के लिए 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो अभद्र टिप्पणी की थी उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया था। अब पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। बताए तो सही भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कौन से गुण जो है चैंपियन में पैदा हो गए जिसकी वजह से उन्होंने वापस लिया है। उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या निर्णय ले क्या नहीं ले, लेकिन चैंपियन प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को जो है आम उत्तराखंड के लोग पहचान चुके हैं।
कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय के एक बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि हाल में ही किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया था। 2022 में होने वाले चुनाव में नेता इंदिरा हृदय हरीश रावत कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा था कि 2017 के चुनाव में जो स्थिति कांग्रेस की थी वो 2022 में नहीं होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड की जनता देख चुकी है कि बीजेपी ने उत्तराखंड का कितना विकास किया है। उन्हें विश्वास है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक साथी 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में जो वैक्यूम हुआ था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। बीजेपी संगठन ने हाल ही में 2 विधायकों को वापस बीजेपी में शामिल कर लिया है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा सोनी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र चेहरा यही रहा है कि ऐसे व्यक्ति को उन्हें पार्टी में लिया है जिसने उत्तराखंड को गाली दी, देवभूमि को गाली दिया। उन्होंने चैंपियन से सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी, नहीं तो उत्तराखंड वासियों को आप जैसे नेता की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चैंपियन ने महात्मा गांधी जी के लिए भी कहा था कि पूरे सम्मान से नहीं नवाजा जाना चाहिए। बीजेपी अपने पतन की ओर कदम रख रही है। है कि भाजपा अपने विवादित और निष्कासित विधायक को एक बार पुनः आत्मसात और आलिंगनबद्ध करने जा रही है। यह आश्चर्यजनक खबर नहीं है साथियों, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तराखंड भाजपा का नैतिक पतन हो चुका है, और मेरा मानना भी यही है कि भाजपा अपने पतन की ओर कदम रख रही है। एक ऐसे व्यक्ति को आप पुनः पार्टी में ले रहे हैं जिसने उत्तराखंड को गाली दी हो, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी हो। प्रणव सिंह से मैं कहना चाहती हूँ, कई चैंपियन आए और कई चैंपियन चले गए, लेकिन अगर उत्तराखंड में रहना है तो उत्तराखंड की बात करनी होगी। उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मानजनक शब्द यूज करने पड़ेंगे और उत्तराखंडियत की बात करनी होगी, नहीं तो आप यहां से जा सकते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक ली। इस बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर शिक्षक संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षक संगठनों की समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें समय पर सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले भुगतान, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड की महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर झाझरा ग्राम पंचायत में कई कार्यों का शुभारंभ करते हुए गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने एक आयोजित कार्यक्रम में जहां एक और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया, साथ ही लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन भी वितरित किए। देखिए, आज 26 अगस्त को मेरे 2 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर मुझे खुशी है। मैं कुछ महिलाओं से भी मिली जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और बहुत सफलता के साथ अपने कार्य को कर रही हैं। कोई वैन चलवा रही है तो किसी का ब्यूटी पार्लर है, कोई सब्जी की काम कर रही है, और आगे भी उनकी जो योजनाएं हैं।
पौड़ी में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक की गई। बैठक में सभी विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने कहा कि किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से व्यवहारिकता में लाने के लिए जन सहभागिता का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करने को कहा है। नैनीताल के मलीताल चाट पार्क क्षेत्र के में बिजली के खंभे में काम करने के दौरान करंट लगने से विद्युत कर्मी पोल से गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल कर्मी को आनन फानन में बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि चाटल लॉन्च निवासी नारायण बेलवाल बीते 8 माह से विद्युत विभाग में अस्थायी तौर कर्मी के तौर पर काम करता है और देर शाम नारायण मल्लीताल चाट पार्क के समीप बिजली के पोल में चढ़कर काम कर रहा था। खुली लाइन में काम करने के दौरान अचानक उसे बिजली का झटका लगने से 20 फीट ऊंचे पोल से सिर के बल जोरों से जमीन पर आ गिरा। सिर पर चोट लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय निवासी चंदन जोशी और मेरे ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी पूरन मेहरा उसे लेकर बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर नारायण नाम का स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ठेके में हमारा मेंटेनेंस में है, ये उसका स्टाफ है। कोई शटडाउन हमारे बिजली घर से नहीं हुआ है, ना कोई ट्रिपिंग आई है। बस कहानी ऐसा क्या हुआ कि रास्ता पोल में चढ़ा हुआ स्लिप हो गया, कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक हम यहीं आए हैं, साइड पे जाके देखना पड़ेगा क्या हुआ था करके। लेकिन कोई शटडाउन बिजली घर से कोई नहीं हुआ, कोई ट्रिपिंग नहीं आई है। एक कंप्लेंट कोई जरूर चार्ट पर वहाँ की आई है फ्लड्स की। हल्द्वानी नगर निगम में कोरोना काल के दौरान हुई खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए आरटीआई से मांगी गई जानकारी को सार्वजनिक किया। कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पहले ही कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी ने नगर निगम के भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे को खोल दिया है। सुमित ने बताया कि कोरोना काल के दौरान नगर निगम द्वारा खरीदे गए मास्क, सैनिटाइजर, बॉडी प्रोटेक्शन किट, ग्लव्स 5 गुने से लेकर 10 गुना अधिक दाम में खरीदे गए हैं। यही नहीं, 90 पैसे में मिलने वाला सर्जिकल मास्क 10 में खरीदा गया, जिससे नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इतना बड़ा आपके सामने मैंने सफ़ेद चिट्ठा ये जारी करा है जिसमें नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके सारे प्रमाण हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट गुरविंदर सिंह चड्डा जी ने आरटीआई निकलवाई थी, उन्होंने मुझे सौंपी, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप आवाज़ बनिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जिसमें 2 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक बढ़े हुए दामों के साथ कोरोना काल में एसेंशियल जो आइटम्स थे, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे बॉडी प्रोटेक्शन किट हो, जो बॉडी प्रोटेक्शन किट 300 रुपए का आता है वो 1500 रुपए में खरीदा गया। अक्सर अपने कारनामों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली उत्तराखंड की पुलिस एक बार फिर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में है। जहां 2 दिन पूर्व ही एक सब इंस्पेक्टर ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना में पुलिस के चेहरे पर छुरियां डाल दी, तो वहीं एक और पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि शर्मसार कर देने वाला है। जी हां, वायरल वीडियो देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा एक महिला की हेलमेट से पिटाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर देहरादून के पुलिस कप्तान अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामला सामने आने के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और ये वीडियो वाकई शर्मसार कर देने वाला है। दून पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। 2 दिन पूर्व ही एक बार पुलिस की वर्दी पर दाग लगा और एक बार फिर ये वीडियो सामने आया है जिसमें महिला की हेलमेट से पिटाई करता हुआ ये पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। डोईवाला के रानी पोखरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मिलन केंद्र की सौगात दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र कुमार ने रानी पोखरी और
पूर्व में मिलन केंद्र की नींव रखते हुए कहा कि महिला समूह के साथ स्वयंसेवी सहायता से जुड़ी तमाम महिलाओं को अब बैठने और अपने कार्य को संचालित करने के लिए इस मिलन केंद्र का फायदा मिलेगा। बता दें कि रानी पोखरी के बारात घर में ही आज मिलन केंद्र की नींव रखी गई और इस अवसर पर राज्य मंत्री करण बोहरा और रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। मिलन केंद्र की क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी जो कि पूरी हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्रियों ने एसपी धीरेन्द्र पवार के साथ राज्य मंत्री करण बोहरा, ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी के साथ तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर तमाम स्वयंसेवी सहायता से जुड़ी महिला समूह की महिलाएं भी उपस्थित थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, धीरेन्द्र सिंह। जो हमारी महिला समूह थे उन्हें काम करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान देते हुए विधायक निधि से जो ये भवन बनाने का जो कार्य किया है और जिससे कि जो महिला समूह हैं उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए इनका निर्माण कराया जा रहा है। तो इस पर वो लोग थोड़ा सा काम करते थे, लेकिन कई बार शादी ब्याह का भी मामला रहता था, बारात घर भी कई बार बुकिंग पर रहता था इधर उधर लोगों के कामों में। तो एक ये डिमांड रखी थी काफ़ी समय से, तो तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इसको तुरंत पास कर दिया और इससे जो है हमारी जो महिलाएं हैं बहनें जो हमारी जो काम करती हैं छोटे उद्योग से लगाते हैं उनको बैठने की बुकिंग करना। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को सुलझाने का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, तो वहीं किसानों को न्यायालय से तारीख ही नसीब हो रही है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं बाजपुर बचाओ मुहिम से जुड़े जगतार सिंह बाजवा ने जब तक किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता तब तक सरकार के नुमाइंदों का विरोध करने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। चल रहा है बाजपुर के 20 गांवों की लगभग 6,000 एकड़ भूमि को जो मालिकाना हक छीनने का प्रयास सरकार कर रही है, उसके संबंध में अनेक बार आश्वासन मुख्यमंत्री मंत्री न जाने सारे सरकारी नुमाइंदों ने दे दिए। अब ये 25 तारीख का कहा गया था कि 25 तारीख को हल हो जाएगा और 25 तारीख को भी सिर्फ तारीख मिली। तो हमें लगता है सरकार के जो मन में खोट है, ये किसानों मजदूरों व्यापारियों को उनका हक नहीं देना चाहती है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज घोषणा की है। खबर नैनीताल से है, जहां नंदा देवी महोत्सव का आगाज हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नंदा सुनंदा की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुबह से ही लोग सोशल मीडिया के माध्यम से माता के दर्शन कर घरों में ही माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। आपको बता दें कि नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मंदिर के गेट से ही माता की आरती उतारकर नंदा सुनंदा मां से कोरोना से मुक्ति की दुआएं मांग रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं को माता के दर्शन न कर पाने का मलाल भी है, लेकिन कोविड-19 के चलते जिस तरह से प्रशासन और मंदिर समिति ने जो कदम उठाए हैं उसकी तारीफें भी हो रही हैं। आज मैं इधर से जब आई हूँ अपना, तो यहाँ पर जब देखा पूरा सुनसान पड़ा है। बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेला नहीं देख पा रहे हैं, माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी टीस तो जरूर है हमारे मन में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, माता रानी इसको कोरोना काल को जल्द से जल्द दूर करें और सब लोगों को सुरक्षित करें। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में आई प्रलयकारी आपदा के बाद केदारपुरी में नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आपदा के बाद पहली बार पुलिस टीम ने केदारनाथ धाम में सब्जी की खेती की, जबकि धाम से ऊपर वासुकी ताल में पाए जाने वाले भगवान शिव के प्रिय पुष्प ब्रह्मकमल का भी रोपण किया गया, जिसमें पुलिस टीम को सफलता भी मिली। इसके अलावा पुलिस जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बैडमिंटन वॉलीबॉल कोर्ट का भी निर्माण किया गया। पिछले साल से धाम में ब्रह्मकमल का नवनिशान मिट गया था और सब्जी के साथ ही खेल का भी कोई साधन नहीं था। पुलिस अधीक्षक रमनीत सिंह के प्रयासों से पुनः केदारनाथ के पुलिस कैंप में ब्रह्मवाटिका को पुनः संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा।
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही गाड़ियों के परमिट, फिटनेस और पंजीकरण की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है तो इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर इसकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आरटीओ की ओर से संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। यह आरटीओ द्वारा का प्रचार ने बताया कि पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 सितंबर तक का समय रखा था, लेकिन कोरोना संकट के बढ़ते हुए अब दिसंबर तक कर दिया गया है। तो जिन लोगों के लाइसेंस या वाहन संबंधी जो भी कार्य 1 फरवरी से और इस बीच में जो समाप्त हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए अब 31 दिसंबर 2020 तक उनके लिए डेट बढ़ा दी है कि लोग अपना जो भी उनका समाप्त हो वैलिडिटी हो, तो वो उनकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक बनी रहेगी। इस बीच माना 1 फरवरी से लेकर इस बीच जो समाप्त हो रही थी तो वो मान्य होगी 31 दिसंबर तक। खबर खटीमा से है, जहां आने वाले 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी है, जिसके चलते खटीमा की पुरानी तहसील में नगरपालिका के कूड़े फेंकने के बाद भाजपा और कांग्रेस को 1 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने की याद आ रही है। आपको बता दें, भाजपा अब 1 सितंबर से पहले पुरानी तहसील कूड़ा नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी देकर प्रदर्शन कर रही है, तो वही कांग्रेस भी भाजपा के सुर में सुर मिलाकर नगरपालिका पर ही शहीद कार्यक्रम स्थल पर कूड़ा फेंकने का आरोप लगा रही है। सफाई करो, आज करो, अभी करो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नेशनल हाईवे के नाम पर कुछ प्राइवेट ठेकेदार ओवरलोड डंपर हाईवे पर बेतहाशा दौड़ा रहे हैं, जिस कारण कई हादसे हो चुके हैं। पर स्थानीय पुलिस चौकी व थानों के सामने से भी ये वाहन सर पर दौड़ते नजर आते हैं। रुड़की ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मंगलौर थाना क्षेत्र में ऐसे दर्जनों ओवरलोड डंपर दौड़ते हुए देखे। डंपरों का वजन कराकर चालान काटे गए, पर वहीं पर सक्रिय खनन माफियाओं ने भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिस पर ट्रैफिक इंचार्ज ने सभी ओवरलोडेड वाहनों का वजन कराकर उनके वजन के मुताबिक चालान काटे और आगे से ओवरलोड वाहनों को न चलाने की चेतावनी भी इन लोगों को दी गई। पलक झपकते ही वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगरों पर यूं पाया काबू। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अधिकांश इलाका जंगली और पहाड़ी है। ऐसे में यहाँ पर आए दिन जहरीले सांप और अजगर निकलते रहते हैं। कभी कभी तो ये सांप लोगों के घरों में घुस जाते हैं। ऐसे में इसे रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाना पड़ता है। इसी बीच हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां वन विभाग की टीम ने 2 अजगर को बचाया। आपको बता दें, ये दोनों अजगर हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मिले। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद किसी ने वन विभाग की टीम को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पलक झपकते ही दोनों अजगर को रेस्क्यू कर लिया। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद किसी ने वन विभाग की टीम को सूचना दे दी। देखो दम देखो इसकी दम, ये तो बहुत लंबा है। मार देना हो, पाँव में तो मारो, देखने दो। वो निको आपको बता दें, देहरादून में इन दिनों शहर के विभिन्न इलाकों में घरों में सांप, अजगर, मॉनिटर लिजार्ड के घुसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो जागरूक हैं वो वन विभाग को इसकी सूचना देते हैं और वन विभाग की टीम इसको रेस्क्यू कर स्पॉट पर पहुंचकर इनका रेस्क्यू कर लेती है। बरसात शुरू होते ही इन घटनाओं में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई। बरसात के मौसम में जमीन में बनाए गए बिल कीड़े मकोड़ों के घर को नष्ट हो जाते हैं। रात को लाइट में यही कीड़े खींचे चले आते हैं और इनके पीछे पीछे सांप भी घरों में घुस जाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।